हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विस एंड स्टोरेज की फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 क्लाउड कंप्यूटिंग की जिसका नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विस एंड स्टोरेज, उसके हम सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम कंटेंट्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर, उसके बाद आता है आपका पब्लिक क्लाउड, फिर आता है प्राइवेट क्लाउड, फिर आता है हाइब्रिड क्लाउड, फिर है सर्विसेज इन क्लाउड। सर्विसेज को हम पहले भी यूनिट नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि IaaS पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उन्हीं सर्विसेज को हम और ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। उसके आगे आएगा आपका स्टोरेज एंड टाइप्स, कौन कौन से स्टोरेज क्या होती है, क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा चार्जिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम मतलब कि जैसे आपकी बिलिंग वगैरह होती है वो किस हिसाब से की जाती है या फिर उसमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। तो ये है हमारे कंटेंट्स। तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले जंप करते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाने के लिए इसका डायग्राम बनाया है, जो कि आपकी एक मार्क्स की चाबी है। अगर आप इसी हिसाब से करते हैं तो मतलब अगर आप पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर वेब सर्विसेज, मल्टीमीडिया ऐप, बिजनेस एप्लीकेशंस जो भी हैं वो आती हैं। उसके बाद आती है आपकी प्लेटफॉर्म लेयर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क आता है। उसके बाद आती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, सॉफ्टवेयर स्टोरेजेस और VM वर्चुअल मशीन इसके अंदर आती है। उसके बाद आता है आपका डेटा सेंटर लेयर, CPU, मेमोरी, डिस्क और बैंडविड्थ इसके अंदर आती है डेटा सेंटर लेयर के अंदर। तो ये 4 लेयर्स होती हैं और ये चारों मिलकर के एक तरीके से क्लाउड आर्किटेक्चर को बनाती हैं, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग को अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आता है कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर आती है सबसे पहले, और इसके अंदर क्या है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय क्लाउड यूजर्स। अलग अलग तरीके की क्लाउड सर्विसेज इसके अंदर होती हैं जिन्हें क्लाउड यूज़र जो है यूज़ कर सकता है। प्रोवाइड सर्विसेज टू एंड यूज़र एज पर रिक्वायरमेंट, एंड यूज़र को प्रोवाइड करता है सर्विसेज जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। प्लेटफॉर्म लेयर की बात करें, कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड OS। प्लेटफॉर्म लेयर के अंदर क्या होता है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप यूज़ करना चाहते हो, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेयर इज़ टू डिप्लॉय एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑन द VM। जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है लेयर का वो ये होता है कि जो डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है ना उसको वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर देना, या फिर आप जिससे यूज़ कर सको ईजिली उसको, ठीक है, वर्चुअल मशीन के ऊपर। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ वर्चुअलाइजेशन लेयर वेयर फिजिकल रिसोर्सेज आर पार्टीशनड इनटू सेट्स ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है, जो वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है ये एक, और इसके अंदर जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनके पार्टीशन कर दिए जाते हैं, और उनके अंदर ना वर्चुअल रिसोर्सेज जो होती हैं उनके अंदर भी एक सेट बना दिए जाते हैं कि ये वाला जो सेट है, ये वाले जो कंपोनेंट्स है ये इस पार्टीशन के अंदर जाएंगे, ये सब थ्रू डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज सच एज Xen, KVM एंड VMware। और जैसे कि कुछ डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज जैसे कि Xen हो गया, KVM हो गया, VMware हो गया, ये सब, ठीक है। दिस लेयर इज कोर ऑफ क्लाउड एनवायरनमेंट वेयर क्लाउड रिसोर्सेज आर डायनामिकली प्रोविजनड यूजिंग डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। ये जो लेयर जो होती है ना, इसका जो कोर जो होता है एनवायरनमेंट का, वो क्लाउड रिसोर्सेज से बना होता है, जो कि डायनेमिकली प्रोविजनड होती है। डायनेमिकली मतलब रियल टाइम में अपडेट होती रहती है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो स्टैटिकली रुक जाती है, वो डायनेमिकली चलती रहती है यूजिंग डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, और इसमें अलग अलग वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डेटा सेंटर लेयर। इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी लेयर होती है, दिस लेयर इज अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज। और ये वाली जो लेयर होती है वो अकाउंट रखती है, मतलब कि हिसाब किताब रखती है कि कौन सी जो हमारी लेयर है उसने कितना यूज़ किया, कौन सी फिजिकल रिसोर्स कितना यूज़ हुआ, कितना नहीं हुआ। जैसे कि सर्वर्स हो गए, स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, पावर सप्लाई हो गई, कूलिंग सिस्टम हो गई, और भी कई सारी चीज़ें, उन सब का हिसाब किताब कौन रखता है, डेटा सेंटर रखता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा इसके बाद आगे है ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड मैनेज्ड इन डेटा सेंटर्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एंड यूज़र। जो भी रिसोर्सेज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं और मैनेज की जाती हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, जिससे वो एंड यूज़र को ना सर्विसेज दे पाए। तो जितनी भी सारी रिसोर्सेज हैं कि आपको रैम कितनी चाहिए, आपको CPU कितना चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, डेटा सेंटर मैनेज करता है।
कंसिस्ट ऑफ फिजिकल सर्विस कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड डिवाइसेस सच एज राउटर्स एंड स्विचेस। और इसके अंदर फिजिकल सर्विस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हाई स्पीड डिवाइसेस से, जैसे कि राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, इन सबसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे सबसे पहला क्लाउड है वो आता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? इट इज़ अ क्लाउड इन विच क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। इसके अंदर जो हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, और जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं उसको अवेलेबल करवाया जाता है जनरल पब्लिक को ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। अब पब्लिक नेटवर्क कौन सा होता है? पब्लिक नेटवर्क वो होता है जिस नेटवर्क को कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, ठीक है। उसको पर्टिकुलर कोई ऑथेंटिकेशन की नीड नहीं होती है, वो कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। इट ऑफर्स रिसोर्स पुलिंग। रिसोर्स पुलिंग का मतलब कि जैसे कार पुलिंग होती है ना, कि शेयरिंग करते हैं, वैसे इसके अंदर रिसोर्स पुलिंग भी हो सकती है, सेल्फ सर्विस भी हो सकती है, सर्विस अकाउंटिंग भी हो सकती है, इलास्टिसिटी भी होती है, मल्टी टेनेंसी टू मैनेज द सॉल्यूशंस। इसके अंदर मल्टी टेनेंसी होती है, मतलब कि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स को एक साथ ये कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डिप्लॉयमेंट कर सकता है, सिक्योरिंग द रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन। जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर कर सकता है और एप्लीकेशंस को भी सिक्योर कर सकता है। डायग्राम की तरह देखें तो ये कंप्यूटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे हमारे 6 कंप्यूटर्स हैं। ये पब्लिक क्लाउड है और ये सारे के सारे एक साथ इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये मल्टी टेनेंसी हो गई, ठीक है। एंटरप्राइजेज आर अवेलेबल टू ऑफलोड कमोडिटी एप्लीकेशंस टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। और जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो पब्लिक क्लाउड के थ्रू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। टर्म पब्लिक डजेंट मीन्स, अब यहाँ पे ना एक मिथ आती है कि अगर पब्लिक है तो हमें ये वाली चीज़ होंगी, जैसे कि फ्री होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है कि फ्री होगा, लेकिन एक्चुअली में पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि फ्री होगा। ये फ्री हो भी सकता है, नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि ये जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको किस टाइप की सर्विस दे रहा है। अगर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसकी इच्छा होगी कि आपको बहुत सस्ते में दिया जाए तो आपको बहुत सस्ते में देगा, अगर उसकी इच्छा होगी कि आपको फ्री में दिया जाए तो फ्री में देगा। जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, जो गूगल ड्राइव है उसको आप 15 GB तक फ्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, ये उसके सर्विस प्रोवाइडर की मर्जी है कि आपको वो फ्री देना चाहता है या फिर पे करना चाहता है। डाटा यूजर्स डेटा इज़ पब्लिकली विजिबल, कि जो अगर हम पब्लिक क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं तो जो डेटा है यूज़र का वो पब्लिकली विजिबल होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। पब्लिक क्लाउड वेंडर्स टिपिकली प्रोवाइड एन एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर देयर यूजर्स। तो क्या होता है कि एक पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन कहूँ या फिर ये कहूँ कि आपका जो डेटा है उसका जो एक्सेस होगा वो उसी यूज़र के पास होगा, किसी और के पास नहीं होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड एप्लीकेशन, सबसे पहला है पब्लिक फेसिंग वेब पेजेस। जो पब्लिक के लिए वेब पेजेस बने होते हैं वो पब्लिक विकीज़ एंड ब्लॉग्स, विकीपीडिया जैसे होता है, एक इन्फॉर्मेशन को आप लेते हो, और जो ब्लॉग्स होते हैं वो जिसके अंदर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन बांट सकते हो, तो वो भी पब्लिक क्लाउड में ही आता है। जॉब रिसेंबलिंग बैच प्रोसेसिंग और डेटा इंटेंसिव वर्कलोड्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पब्लिक क्लाउड एप्लीकेशंस के। फिर हम आगे देखते हैं सर्विसेज कंज्यूम्ड, कि अब इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी होती है जो कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए और डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, कि आपका डेटा किसी और को विजिबल ना हो। ईज ऑफ एक्सेस, इजीली आप सर्च इंजन पे इसको यूज़ कर सकते हो। डिस्कवरी ऑफ सर्विसेज, अब जैसे कि इंडेक्सिंग होती है कि कोई भी एक आर्टिकल है उसको आपने टॉप 3 सर्चेज में, टॉप 5 सर्चेज में लिया है तो डिस्कवरी इंक्रीज होती है। रेस्टफुल इंटरफेस सपोर्ट, लोअर कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। स्पीड एंड अवेलेबिलिटी, जो स्पीड होती है वो भी अच्छी होती है एंड अवेलेबिलिटी भी वो ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल होता है, दूसरा रिलायबल होता है, आप भरोसा कर सकते हो। हाईली स्केलेबल होता है, आप पता कर सकते हो कि कितने यूजर्स विजिट कर रहे हैं कितने नहीं। लो कॉस्ट होती है। प्लेस इंडिपेंडेंट होता है कि मतलब आप कहीं पे भी इसको विजिट कर सकते हो, कैसे भी विजिट कर सकते हो। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले लेस सिक्योर होता है और दूसरा पुअर कस्टमाइजेबल होता है। पुअर कस्टमाइजेबल का मतलब अगर आपको होम बटन ऊपर नीचे चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर मिलेगा तो आपको दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा प्राइवेट क्लाउड, ये हमारा सेकंड नंबर का क्लाउड है। और इसके अंदर क्या होता है, डिप्लॉयमेंट्स आर मेड इनसाइड कंपनीज फायरवॉल, और इसके अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट होता है ना वो कंपनी की फायरवॉल के अंदर होता है एंड ट्रेडिशनली रन बाय ऑन साइट सर्वर्स। और ये किससे रन होता है, ऑन साइट सर्वर्स जो होते हैं उनसे ट्रेडिशनली रन करता है।
सम बेनिफिट्स आर सिमिलर टू पब्लिक क्लाउड। इसके कुछ बेनिफिट्स जो है ना वो पब्लिक क्लाउड से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, जैसे कि इलास्टिक ऑन डिमांड कैपेसिटी। अब जैसे कि हमने पीछे बात करी थी स्केलेबिलिटी की, तो यहाँ पे एक तरीके से उसी की बात हो रही है कि जैसे आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़े तो एकदम से इसकी इलास्टिसिटी जो है उसकी मदद से कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए। जैसे यूज़र्स कम हुए तो कैपेसिटी कम हो जाए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है, डायनामिकली है। ये सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग है और सेल्फ बेस्ड एक्सेस है इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ सुटेबल व्हेन ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट सच एज कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड रेजिलेंसी, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, आर मोर एम्फेसाइज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विद रेस्ट्रिक्टेड एंड डेजिग्नेटेड यूजर एक्सेस एंड ऑथराइजेशन। तो एक जो कंपनी होती है ना उसके अंदर कई सारे हायरार्की चलती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। एक हायरार्की होती है कि ऊपर सबसे पहले जैसे हमारे कॉलेजेस के अंदर डीन आते हैं, फिर उसके बाद असिस्टेंट आते हैं, फिर उसके असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फिर उसके बाद जो अगर आपके कॉलेज में हो सकता है कि जो क्लर्क्स होते हैं उनके लिए भी एक्सेस हो, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होता है उनका भी एक्सेस होता है। तो इसी तरीके से हायरार्की चलती है और हर किसी को अलग अलग एक्सेस मिला हुआ होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जब आपको ये सारी चीज़ें चाहिए हों कि हर एक यूज़र के पास अलग एक डेजिग्नेटेड एक्सेस हो, एक ऑथराइजेशन हो, तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि ये आपको रिक्वायरमेंट्स जैसे कि कंट्रोल हो गया यूज़र्स के ऊपर, वो देता है, सिक्योरिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देता है। सर्विसेज की बात करें तो सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको एक पावर देता है गवर्नमेंट करने की कि आप इस यूज़र को एक्सेस देना चाहते हो कि नहीं। मल्टी टेनेंसी, मल्टी यूज़र्स को एक साथ आप एक्सेस दे सकते हो। कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट, इसका जो डिप्लॉयमेंट होगा वो कंसिस्टेंट होगा, लगातार होगा। चार्ज बैक एंड प्राइसिंग, जो चार्ज बैक है वो भी इसका कम होगा या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ प्राइसिंग होगा। पब्लिक का आप फ्री में दे सकते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ पेमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ये भी इसके अंदर अच्छा होता है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसके टोटल 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है एलिमिनेटिंग कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले जो ओनरशिप होती है ना हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ना आप पे पर उसको यूज़ करते हो, पे पर यूज़ पोटेंशियल को यूज़ करते हो, पे पर यूज़, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जितना आप यूज़ करोगे उतना पे करोगे, जितना आप यूज़ नहीं करोगे उतना आपको पे नहीं करना होता है। लेकिन इसके अगर आपने हार्डवेयर ले लिया तो उसके अंदर आपको तो फुल कैपेसिटी के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा, राइट। नो इलास्टिसिटी एज फुल ऑपरेशनल कॉस्ट विल बी शोल्डर्ड। इसके अंदर कोई भी इलास्टिसिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो आपको पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। हार्डवेयर इज साइज्ड फॉर पीक लोड्स, अदरवाइज द ओनर विल फेस कॉम्प्लेक्स प्रोक्यूरमेंट साइकिल्स। तो एक्चुअली क्या होता है गाइज, ये वाला जो प्राइवेट क्लाउड है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बताया गया है कि जिसके अंदर ना उन्होंने सर्वर्स ऑलरेडी खरीद रखे हैं, ठीक है। हार्डवेयर को या तो वो खरीदने वाले हैं, खरीद रखा है उन्होंने। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अब आपने हार्डवेयर खरीद रखा है तो आप पेपर पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वो एलिमिनेट हो गया, पेपर यूज़ पोटेंशियल एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपने हार्डवेयर ले लिया। इसके अंदर आपको फुल ऑपरेशनल कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। अब मान के चलो कि मेरा एक एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट को चाहे मैं यूज़ करूँ ना करूँ, और वो मैंने दूसरे लोगों के लिए भी बांट रखी है, तो एक जना जलाएगा तो तब भी मेरा 9 वोल्ट ही लगेगा या फिर 9 वॉट लगेगा। अगर दूसरे लोग जलाएंगे तब भी 9 वॉट लगेगा, और अगर मैं भी जलाऊंगा तब भी 9 वॉट लगेगा। फॉर एग्जांपल समझिए कि जैसे कि एक सर्वर लगा दिया एंड उसको मैंने 3 लोगों को एक्सेस दे दिया, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर एक भी यूज़र उसको यूज़ कर रहा है तो पूरा ऑपरेशनल, तो सर्वर को पूरा ही बिजली चाहिए ना, पूरा कॉस्ट चाहिए उसको। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। अब चाहे मैं उसको फुल पोटेंशियल पे यूज़ करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे पे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है। हार्डवेयर इज साइज फॉर पीक लोड्स, और इसके अंदर जो हार्डवेयर होता है ना उसको पीक लोड्स के लिए रेडी किया जाता है। उसके अंदर जो भी लोड्स होते हैं वो फुल होती है, बिजली फुल जा रही होती है। अदरवाइज द ओनर विल फेस कॉम्प्लेक्स साइकिल्स, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने फुल उस पर नहीं चलाई, पीक लोड्स पे नहीं चलाई, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको बहुत सारी परेशानी आएगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स जो साइकिल्स हैं वो अपने आप रन करने लगेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटिंग करने में। रिमूविंग अनडिफरेंशिएटेड हैवी लिफ्टिंग बाय ऑफलोडिंग डेटा सेंटर ऑपरेशंस। और इसके अंदर क्या होता है कि देखते हैं आगे क्या लिखा है। यूटिलिटी प्राइसिंग सबसे पहला होता है इसके अंदर। यूटिलिटी प्राइसिंग यूजुअली इंप्लाइज ऑन आउटसाइड वेंडर्स ऑफरिंग ऑन डिमांड सर्विसेज। यूटिलिटी प्राइसिंग कौन देता है? ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर नहीं मिल पाएंगी आपको। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी प्राइसिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पे पर यूज़ तो हट गया। अगर आपको पे पर यूज़ मिलता
तो मे बी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो हट चुका है, क्योंकि आपने सर्वर खरीद लिया है, ठीक है। रिलाइज ऑन इकोनॉमीज ऑफ मल्टीपल पार्टीज, इसके अंदर ना अगर आपको ये चीज़ अचीव करनी है, प्राइवेट क्लाउड को अचीव करना है, तो बहुत सारा पैसा लगेगा और बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज के साथ आपको पार्टनरशिप भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो रिसोर्स पूल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड शेयरिंग जो होती है उस लार्ज पूल की वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जितने, अगर आपने 10 पार्टनर्स लिए एक सर्वर को लेने के लिए, तो उन 10 पार्टनर्स को भी तो आप वो सर्विस दोगे, राइट। तो हायर कॉस्ट माइट बी जस्टिफाइड इफ बेनिफिट्स आर लार्ज, जो हाई कॉस्ट है वो भी जस्टिफाइड है अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है तो, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है शेयर्ड प्राइवेट क्लाउड और दूसरा होता है डेडिकेटेड प्राइवेट क्लाउड। शेयर्ड कंप्यूट कैपेसिटी विद वेरिएबल यूजेज बेस्ड प्राइसिंग टू बिजनेस यूनिट्स दैट आर बेस्ड ऑन सर्विस ऑफरिंग अकाउंट डेटा सेंटर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो कंप्यूटिंग होती है ना, कंप्यूटिंग कैपेसिटी, उसे शेयर किया जा जाता है कई सारे वेरिएबल्स के अंदर, जैसे कि प्राइसिंग हो गई बिजनेस के लिए, या फिर सर्विस ऑफरिंग, क्या क्या आप सर्विस ऑफर कर रहे हो, या फिर जो भी अकाउंट है डेटा सेंटर के, उस हिसाब से आप सर्विसेज को ना शेयर करने के हिसाब से आप रखते हो। रिक्वायर एन इंटरनल प्रॉफिट सेंटर टू बाय और रेंट और मेड अवेलेबल द रिसोर्सेज थ्रू अकाउंट कंसोलिडेशंस। इसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल प्रॉफिट सेंटर आपको एक बनाना पड़ता है अगर आपको कुछ सर्वर खरीदना है, बेचना है, रेंट पे देना है, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्स मैनेज करने के लिए। एक आता है आपका डेडिकेटेड प्राइवेट क्लाउड। डेडिकेटेड प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या होता है, हैज़ आईटी सर्विस कैटलॉग विद डायनेमिक प्रोविजनिंग। इसके अंदर एक आईटी सर्विस कैटलॉग होती है कि जो जो आपको सर्विस चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और इसके अंदर डायनेमिक प्रोविजनिंग होती है, मतलब रियल टाइम में वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। डिमांड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये किस पे होती हैं, डिपेंड करती हैं सर्विस स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर, जिसे हम SOA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एसेट्स दैट कैन बी ब्रॉडली डिप्लॉयड इन न्यू और एग्जिस्टिंग अकाउंट्स, और इसके अंदर क्या होता है, जो पुराने अकाउंट्स होते हैं या फिर नए अकाउंट्स होते हैं, दोनों के अंदर ही इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई सारी बात ध्यान दिया होगा कि अभी अभी गूगल ने एक चीज़ की थी कि जो आपको गूगल फोटोज़ के अंदर हाई रिजोल्यूशन में अगर आप फोटोज़ को अपलोड करते हो ना, तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद गूगल ने उस पॉलिसी को अपडेट करके 15 GB ही कर दिया था, ओवरऑल पूरे अकाउंट पे 15 GB ही कर दिया था, नो अनलिमिटेड डेटा। तो ये एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के ऊपर एज वेल एज न्यू अकाउंट्स के ऊपर, दोनों के ऊपर हुआ था। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और ये ना एक लोअर कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है अगर सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो। इसके अंदर एक तीसरा भी है डायनेमिक प्राइवेट क्लाउड। इसके अंदर क्या होता है, अलाउज क्लाइंट्स वर्कलोड टू डायनेमिकली माइग्रेट फ्रॉम वन टू अनदर। इसके अंदर क्या होता है, जो डायनेमिकली माइग्रेट कर सकते हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर रियल टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। मॉडल कैन बी शेयर्ड और डेडिकेटेड, और ये जो मॉडल है ये शेयर भी किया जा सकता है या फिर आप अपने लिए भी रखा जा सकता है, डेडिकेटेड भी हो सकता है। डिलीवर्स अल्टीमेट वैल्यू ऑफ क्लाउड, ये डिलीवर करता है अल्टीमेट वैल्यू क्लाउड के लिए। वेरी लो मैनेजमेंट मॉडल विद रिलायबल SLAs एंड स्केलेबिलिटी, और ये जो इसका जो मैनेजमेंट होता है ना वो बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि रिलायबल होता है SLAs के ऊपर और बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो 2 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है हाईली प्राइवेट एंड सिक्योर्ड, बहुत ज़्यादा हाईली प्राइवेट है, सिक्योर्ड है। कंट्रोल ओरिएंटेड, इसके अंदर आपको जो कंट्रोल है वो बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ये किसके एडवांटेजेस हैं, ये है प्राइवेट क्लाउड के, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेजेस हैं ये। फिर उसके बाद है आपका डिसएडवांटेजेस के अंदर 4 हैं। सबसे पहला है पुअर स्केलेबिलिटी, इसके अंदर जो स्केलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सर्वर खरीदना पड़ता है। इसकी जो प्राइसिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने सर्वर खरीद के आप रेंट आउट कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि मैं पहली ही जो रेंट आउट करूँ या सेल करूँ उसके अंदर मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। इसके अंदर कई सारी रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। फिर उसके बाद आता है जी हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर कॉम्बिनेशन होता है जी 2 क्लाउड्स का, सबसे पहला होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बनाता है हाइब्रिड क्लाउड। Needed where consumer takes the non-critical application and information and compute required to public cloud while keeping all the critical application information and app data in control. ओके तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे कंज्यूमर को ये भी होता है ना कि मुझे कुछ डेटा प्राइवेट रखना है, कुछ डेटा मैं पब्लिक रख सकता हूँ। जैसे कि आपने गूगल पे कई सारी वेबसाइट्स देखी होंगी कि उनके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, लेकिन उनका जो वेब पेज होता है वो पब्लिक होता है। तो उस टाइम पे ये हाइब्रिड क्लाउड यूज़ होता है। जो आपको वेब पेज दिखता है उसके लिए आप पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हो, और जो क्रेडेंशियल्स पीछे हिडन है उसके लिए आप प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हो, ठीक है जी। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड आर यूज साइमल्टेनियसली यूज होंगे, सिंपल है। इंटरमीडिएट स्टेप इन इवोल्यूशन प्रोसेस, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, मतलब कि अब तक जो हमने डायनामिक ये प्राइवेट क्लाउड तक पढ़ा था ये बेसिक था, लेकिन ये इंटरमीडिएट है, उसका नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, क्योंकि प्रोवाइड करता है बिजनेस को ऑन रैम्प फ्रॉम देयर करंट आईटी एनवायरनमेंट इन क्लाउड, क्योंकि ये ऊपर उठाता है, मतलब कि जो आपका करंट चल रहा है या तो आप प्राइवेट यूज़ करोगे या फिर पब्लिक यूज़ करोगे, पब्लिक यूज़ करोगे तो सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स है, प्राइवेट यूज़ करोगे तो कॉस्टली बहुत है, लेकिन ये उन दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, तो आपको ये नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करता है। ऑफर्स बेस्ट ऑफ बोथ क्लाउड वर्ल्ड्स, ये बेस्ट जो दोनों क्लाउड्स का जो बेस्ट है ना उसको आपको प्रोवाइड करता है। द स्केल कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक क्लाउड, जो स्केल कन्वीनियंस है पब्लिक क्लाउड की और जो कंट्रोल रिलायबिलिटी है और जो फ्लूडिटी है ना प्राइवेट क्लाउड की, उन दोनों को ये आपको एक साथ ऑफर करता है। अब हम इसके एक डायग्राम देख लेते हैं, आपके मार्क्स की चाबी। सबसे पहले कंप्यूटर है और ये कनेक्टेड है प्राइवेट क्लाउड से, एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड से भी कनेक्टेड है, पब्लिक से भी कनेक्टेड है और कम्युनिटी क्लाउड से भी कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस हाइब्रिड क्लाउड के। तो सबसे पहला होता है फ्लेक्सिबल होता है, दूसरा सिक्योर होता है, तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चौथा स्केलेबल होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स वर्किंग होती है, सिंपल सी बात है, दो क्लाउड्स को एक साथ यूज़ करोगे तो भैया कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस, क्योंकि आप पब्लिक क्लाउड को यूज़ करोगे तो पब्लिक के अंदर सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स हैं, एंड जब वो डेटा प्राइवेट के अंदर जा रहा होगा तो उसके अंदर भी थोड़े से फ्लॉज आ सकते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज होती है इस चीज़ की। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा क्लाउड था, अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज को कि हमारी क्या क्या सर्विसेज क्लाउड के अंदर होती हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका अगर कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है, और जो नोट्स हैं उनका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और क्वांटम का जो डाउनलोड लिंक है ना वो भी आपको उसी लिंक के अंदर मिल जाएगा, प्लीज़ थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके देखना, नोट्स वाले लिंक में ही देखना आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके। फिर आगे आते हैं, आगे आता है IaaS, होप सो आपको इसकी फुल फॉर्म तो याद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसके अंदर क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सेज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू स्टोरेज हार्डवेयर सर्विसेज एंड नेटवर्किंग कंपोनेंट्स टू सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, सर्विसेज सर्वर्स प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, जो भी बेसिक सर्विस प्रोवाइडर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आगे आता है आल्सो रेफर्ड एज हार्डवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि अभी तक हमने जो जो देखा क्या क्या इसने दिया, हमें स्टोरेज दी, हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो दे ही रहा है, ठीक है, सर्वर्स भी हार्डवेयर में आते हैं, नेटवर्किंग थोड़ा सा हार्डवेयर के आउट जाता है, लेकिन ये भी हार्डवेयर नेटवर्क भी हार्डवेयर में अचीव होती है। तो ये जो इसको IaaS को आप बोल सकते हो, ये भी क्या बोल सकते हो, हार्डवेयर एज ए सर्विस भी बोल सकते हो। क्लाइंट टिपिकली पेज ऑन पर यूज बेसिस टू सर्विस प्रोवाइडर, ये पे ऑन पर यूज पर ये डिपेंडेंट होता है और सर्विस प्रोवाइडर उसी हिसाब से पैसे लेता है। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके अंदर यूटिलिटी कंप्यूटिंग सर्विसेज आती हैं, बिलिंग मॉडल आता है, ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मतलब कि एक एडमिन होगा और उसके नीचे जो भी यूजर्स वो अपने रखना चाहता है, जो देना चाहता है एक्सेसेस को, वो दे सकता है। डायनेमिक स्केलिंग होती है इसके अंदर, वर्चुअलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है, पॉलिसी बेस्ड सर्विस होती है, इसकी पॉलिसी पहले से दी जाती है, भैया ये मिलेगा, और नेटवर्क कनेक्टिविटी जो होती है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक हैं IaaS की। द बिलिंग कैन बी आवर्ली, डेली और मंथली बेसिस, जो बिलिंग है वो घंटों के हिसाब से भी हो सकती है, रोज़ के हिसाब से भी हो सकती है और मंथली हिसाब से भी हो सकती है। जो IaaS है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो हार्डवेयर की होती है ना उससे हमें बचा देता है कि भैया आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नहीं करनी पड़ेगी हार्डवेयर के ऊपर। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा आराम से हो जाता है, ईजी है, और जो कैपेसिटी है उसको आप विद इन मिनट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, आपको घटाना है तो आप घटा सकते हो। द इन्वेस्टमेंट ऑफ, जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जो यूज़ करने वाले हो ना उसको जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको खुद करना पड़ेगा जी। अगर आप MS वर्ड को यूज़ करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हो, तो उसके अंदर जो भी लाइसेंसिंग लगेगी, जो भी पैसा लगेगा वो आपको ही देना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है, आपको खुद लाइवेलेबल हो इस चीज़ के लिए। तो फिर से एक इसका डायग्राम आता है, देख लेते हैं, बहुत ईजी है, और आगे भी इसी तरीके के डायग्राम आएंगे तीनों सर्विसेज के। सबसे पहला आता है PC1, PC2, PC3, 3 कंप्यूटर से आप ज़्यादा भी रख सकते हो। यहाँ पे एक लोड बैलेंसर होता है जो लोड को बैलेंस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये।
अब क्या होता है IaaS का ना ये क्लाउड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स लगी हुई होती हैं। फिर यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन लेयर आती है जो इसको अलाउ करती है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो वर्चुअली, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे नीचे जो होती है फिजिकल शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। जो हमने आगे डिस्कस किया था वो यहाँ पे होता है सबसे नीचे वाली लेयर। इन सबको डाला जाता है वर्चुअलाइजेशन लेयर के अंदर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें वर्चुअलाइजेशन मतलब ऑनलाइन अवेलेबल की जाती हैं, ऑन द क्लाउड अवेलेबल की जाती हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें IaaS के अंदर जाती हैं, जो कि इन सर्विसेज का पार्टीशन करके अलग अलग वर्चुअल मशीन्स को दे देता है। इनका फिर लोड बैलेंस होता है कि किसको कितनी ज़रूरत है और हर एक पीसी को फिर उतनी लोड दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अलाउज IT टू शिफ्ट फोकस। जो ITs हैं, IT इंडस्ट्रीज हैं, उनका शिफ्ट कर देता है फोकस, क्योंकि हार्डवेयर से क्लाउड पे जा रही हैं। हैसल फ्री सर्विसेज होती हैं, कोई किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं क्योंकि इसके अंदर पेपर यूज़ होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आप ले सकते हो। डायनेमिक स्केलिंग होती है, मल्टीपल यूजर्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैप जो होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड, क्योंकि इसके अंदर अगर आप नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो नई कंपनी के अंदर आपको अगर हार्डवेयर चाहिए, सर्विसेज चाहिए, सर्वर्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिएगा। लेकिन अब क्या है कि इन चीज़ों का यूज़ करने से आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे, या फिर जो सर्विसेज आपको बहुत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद मिलती, वो आपको अब हज़ारों रुपए में मिल जाएगी। फिर आती है डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले आता है आपका सिक्योरिटी, फिर उसके बाद आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना वो टाइम के साथ अपग्रेड नहीं होती हैं, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करे, तो भैया नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई फिर तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही गई। ओवर डिपेंडेंसी, इसके अंदर थर्ड पार्टी डेटा के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो सारा डेटा होगा वो किसी थर्ड पार्टी पे सेव हो रहा होगा। जो इसकी मेंटेनेंस और जो अपग्रेडेशन है उसके अंदर भी बहुत बड़ी दिक्कत है। वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज एंड यूज़र प्रिवेसी, जो वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज हैं वो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं अचीव करने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, और जो यूज़र प्रिवेसी है उसके अंदर भी हर्ट हो सकता है। चलिए जी, अब इसके वेंडर्स पढ़ते हैं। वैसे तो 4 वेंडर्स हैं, लेकिन हम 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अमेजॉन, दूसरा है रिलायंस और तीसरा है टाटा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात की जाए तो ये क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये IaaS को किस चीज़ में यूज़ करता है। सबसे पहले इलास्टिक। अब जब आप अमेजॉन वेब सर्विसेज में जाओगे ना तो आप समझ जाओगे कि इलास्टिक क्या होता है। एक्चुअली अलग अलग कंप्यूट इंजन्स होते हैं, ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है अलग अलग कंप्यूट इंजन्स में देता है, तो हर एक इंजन का नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले इलास्टिक हो गया, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 हो गया। एज वेल एज जब आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना EC3 भी मिलेगा, EC4 भी मिलेगा। मैप रिड्यूस हो गया, राउट S3 हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, ठीक है। Amazon ऑफर्स ऑटो स्केलिंग, ये इस ऑटो स्केलिंग जो होता है उसका फीचर आपको देता है। उसके अलावा क्लाउड मॉनिटरिंग का फीचर आपको देता है, लोड बैलेंसिंग देता है, और ये जो बहुत सारी चीज़ें देता है उसके अलावा। और ये जो हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, पायोनियर एक कंपनी है, उसके क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से दिए हैं। फिर आता है रिलायंस कम्युनिकेशन। अब भैया रिलायंस कहाँ यूज़ करता है इसको, तो रिलायंस जो इसको यूज़ करता है वो यूज़ करता है रिलायंस इंटरनेट डेटा सेंटर के अंदर, RIDC। क्योंकि आपने रिलायंस जियो का नाम तो सुना ही होगा, उसके अलावा पहले रिलायंस अपना खुद का एक सिम कार्ड बेचता था, तो क्या होता था उनको भी डेटा की नीड है, तो वो सारा डेटा यहीं से एक्सट्रैक्ट होता था। RIDC सपोर्ट बोथ ट्रेडिशनल होस्टिंग एंड क्लाउड सर्विसेज। जो RIDC है वो ट्रेडिशनल होस्टिंग एज वेल एज क्लाउड सर्विसेज दोनों को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में हैं। और RIDC जो है वो इंक्लूड करता है IaaS और ऐसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दोनों को ही इंक्लूड करता है। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर भी देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो यूज़ करता ही करता है। फिर उसके बाद आता है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन इसको यूज़ करता है जी इंस्टा कंप्यूट के अंदर, और ये टोटली IaaS के ऊपर काम करता है, इसके अंदर कोई भी SaaS नहीं है। तो IaaS की बात करें तो इंस्टा कंप्यूट डेटा सेंटर्स आर लोकेटेड इन हैदराबाद एंड सिंगापुर, और दोनों ही जो नेशंस हैं उनके अंदर ये ऑपरेशनल है, किसी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बंद है, ठीक है। फिर आते हैं हम PaaS के ऊपर, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म अलाउइंग कस्टमर्स टू डेवलप। एक प्लेटफॉर्म दे देता है जिसके अंदर कस्टमर्स जो होते हैं वो डेवलप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एप्लीकेशंस को बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, और वो बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से।
इट कैन बी डिलीवर्ड इन 2 वेज, 2 तरीके से इसको डिलीवर किया जा सकता है जी। सर्विसेज 2 तरीके से इसकी आप ले सकते हो। सबसे पहला है एज अ पब्लिक क्लाउड सर्विस फ्रॉम अ प्रोवाइडर, या अगर आप पब्लिक क्लाउड सर्विस लेते हो किसी प्रोवाइडर से, वेयर कंज्यूमर कंट्रोल सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट को वो करता है, कंज्यूम करता है उस सर्विसेज को, क्योंकि इसके अंदर आपको मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मिलते हैं। और प्रोवाइडर जो होता है वो प्रोवाइड करता है नेटवर्क को, सर्वर को, स्टोरेज को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, मिडलवेयर, डेटाबेस को और अदर सर्विसेज को जो कि होस्टिंग के अंदर काम आती है, जो भी एप्लीकेशन के अंदर चाहिए। तो मतलब इसके अंदर कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको एक तो पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, दूसरी चीज़ आपको जो भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना है उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शंस मिलेंगे ना वो बहुत कम मिलने वाले हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मिल जाएगा, सर्वर मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, डेटाबेस मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है जी एज अ प्राइवेट सर्विस। एज अ प्राइवेट सर्विस मतलब आपको सॉफ्टवेयर दिया जाए, तो एक फायरवॉल के अंदर जब आपका एक जो सॉफ्टवेयर है उसे डिप्लॉय किया जाएगा तो उसे आप सॉफ्टवेयर की तरह दे सकते हो। जैसे कि आपको जो नेटफ्लिक्स है या फिर अमेजोन प्राइम है, ये सारी एप्लीकेशन ही तो हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर ही तो हैं, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आप काउंट कर सकते हो। फिर से एक डायग्राम देख लेता, बहुत ईजी है, बिल्कुल सिमिलर है पीछे वाले से, बस 19-20 का अंतर होगा। तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। PC1, PC2, PC3 कंप्यूटर सेम है, लोड बैलेंसर सेम है। अब जो डिफरेंस आया है ना वो यहाँ पे, और इन एक तो इस बादल में आया है और दूसरा ये लास्ट लेयर में आया है। अगर हम इस क्लाउड की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन रन टाइम आ गया। ये 3 जो आपको डब्बे दिख रहे हैं ये इंस्टेंस हैं, ठीक है। ये जो आपको 3 डब्बे दिख रहे हैं इस टाइप के जो कटोरी जैसे हैं, ये है डेटाबेस इंस्टेंस। एक एप्लीकेशन इंस्टेंस होता है, एक डेटाबेस इंस्टेंस होता है, और ये पूरा मिलकर आपको क्या बनाता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बनाता है। नीचे वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है, और उसके नीचे देखिए तो बिल्कुल जैसे आपने क्लाउड में बनाया ना बिल्कुल वैसे नीचे बना देना। इसके अंदर भी वैसे बस एप्लीकेशन रन टाइम हो गया और यहाँ पे डेटाबेस हो गया, पास, दैट्स इट। मतलब डेटाबेस का जो भी सिस्टम होगा वो आपको एक्चुअली क्या होता है, डेटाबेस यहाँ सेव हो रहा है, लेकिन कैसा सेव करना है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार गूगल फॉर्म भरा होगा, तो गूगल फॉर्म के अंदर जब आप एक्सेल शीट देखते हो तो वो किसी और फॉर्मेट में होती है, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो वो किसी और फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हो और यहाँ पे वो एक्सेल शीट के अंदर आप डेटा देख रहे हो, ठीक है। ये डिफरेंस है बस इन दोनों में, और कुछ नहीं है। चलिए, फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है, सर्वर सॉफ्टवेयर मिल जाता है, सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाता है, स्टोरेज भी मिल जाती है, नेटवर्क एक्सेस भी अच्छा होता है, टूल्स फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी मिल जाते हैं, होस्टिंग भी मिल जाती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट भी आपको मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको DBMS जो होता है वो सपोर्ट करता है। अब अगर एडवांटेजेस की बात कर लें, एडवांटेजेस क्या होती है, सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर यूज़र। जो सिंपल होता है और कन्वीनियंट होता है यूज़र के लिए, क्योंकि वो इजीली एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एफिशिएंटली मैनेजिंग द लाइफ साइकिल, और जो लाइफ साइकिल होती है उसको इजीली एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। एफिशिएंसी जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, नॉट एबल टू यूज़ फुल रेंज ऑफ कन्वेंशनल टूल्स। जो इसके अंदर कन्वेंशनल टूल्स होते हैं उसके अंदर आपकी फुल रेंज जो है इसके अंदर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। कर सकते नहीं, कर पाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस वजह से। लॉक्ड इनटू अ सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, इसके अंदर आप ना सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आता है रन टाइम फ्रेमवर्क, दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि रॉ एक्सेस टू फिजिकल एंड वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इजीली एक्सेस कर सकते हो रॉ डेटा, जो कि मतलब कि जो जिसे वर्चुअलाइजेशन में नहीं हुआ है उस डेटा को भी आप देख सकते हो। जैसे एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट आपका रॉ डेटा होता है, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर ऑटोमेशन कर सकते हो आप, और सर्विस क्लाउड सर्विसेज जैसे कि स्केलेबल और एक्सेट्रा, वो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। वेंडर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है गूगल एप्स इंजन GAE, दूसरा आता है salesforce.com। सेल्सफोर्स एक टूल है और इसके बारे में आप मोर गूगल पे पढ़ सकते हो। विंडोज़ एज्योर भी जो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज़ करता है। ऐप फॉग, ओपन शिफ्ट, क्लाउड फाउंड्री फ्रॉम VMware, तो ये कुछ वेंडर्स हैं पैस के, तो आप इनको पढ़ सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आती है हमारी लास्ट सर्विस जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ एन एप्लीकेशन होस्टेड ऑन अ रिमोट सर्वर। ये एक एप्लीकेशन होती है जो कि एक रिमोट सर्वर के ऊपर क्या कर दी जाती है, होस्ट कर दी जाती है, और आप उसे इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इट इज़ द वेब बेस्ड ईमेल सर्विस ऑफर्ड बाय कंपनी सच एज हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज हो गई, जैसे कि आप हॉटमेल ले सकते हो, जीमेल ले सकते हो, याहू मेल ले सकते हो, ये सारी एक एग्जांपल की तरह आप ले सकते हो। ईच मेल सर्विस मीट्स द बेसिक क्राइटेरिया। हर एक मेल जो सर्विस होती है वो एक आपको बेसिक क्राइटेरिया जो होती है उससे मिलाप करवाती है। द वेंडर होस्ट ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा इन सेंट्रल लोकेशन। और जितना भी डेटा होता है, जो भी आपको प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल लोकेशन के ऊपर आपको अपलोड कर दिए जाते हैं। प्रोवाइडिंग एंड यूजर्स विद एक्सेस टू डेटा। और जो एंड यूजर्स होते हैं उनको एक्सेस मिल जाता है डेटा का और सॉफ्टवेयर का, विच इज़ एक्सेस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब। और जिसकी मदद से आप उसको एक्सेस कर सकते हो ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब है, और यहाँ पे जो आपको वेंडर ऑफर कर रहा है सर्विसेज वो बैठा हुआ है। तो यहाँ से आप इजीली इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसा एरो नहीं है, मतलब इधर उधर कैसे भी आप डेटा को यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरीज होती हैं जी। सबसे पहला होता है लाइन ऑफ बिजनेस सर्विसेज और दूसरा होता है कस्टमर ओरिएंटेड। तो सबसे पहले बिजनेस के लिए सोचा जाता है, दूसरी चीज़ कस्टमर के लिए सोचा जाता है। दीज आर बिजनेस सॉल्यूशंस ऑफर्ड टू कंपनीज एंड एंटरप्राइजेज। ये बिजनेस सॉल्यूशन होते हैं जो कंपनीज और एंटरप्राइजेज को ऑफर किए जाते हैं। सोल्ड थ्रू अ सब्सक्रिप्शन सर्विस। सब्सक्रिप्शन सर्विस के थ्रू ये सेल किए जाते हैं। इंक्लूड्स बिजनेस प्रोसेसेस जैसे कि सप्लाई चेन हो गई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गई, कस्टमर रिलेशन एप्लीकेशंस हो गए, सिमिलर बिजनेस ओरिएंटेड टूल्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। और कई बार आपने CRM के बारे में भी सुना होगा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर भी कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। फिर उसके बाद आता है कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज। कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज के अंदर अगर हम देखें, ऑफर टू जनरल पब्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल, और इनको भी सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर ही चीज़ें दी जाती हैं। ऑफर्ड फॉर फ्री एंड सपोर्टेड बाय एडवर्टाइजिंग। ये फ्री में दी जाती हैं पहले तो, और फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग से इन्हें सपोर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वेब मेल सर्विसेज हो गई, वेब मेल सर्विसेज हो गई, ऑनलाइन गेमिंग हो गई, कंज्यूमर बैंकिंग हो गई, और भी उनके जैसे मिलते जुलते जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो गई। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला फास्टर टाइम टू वैल्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाली चीज़ है और प्रोडक्टिविटी करने वाली चीज़ है। द बिगेस्ट कॉस्ट सेविंग ओवर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एंटरप्राइजेस टू इंस्टॉल एंड मेंटेन हार्डवेयर, पे लेबर कॉस्ट एंड मेंटेन एप्लीकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर जो भी हार्डवेयर वाला चीज़ है, हार्डवेयर को रखने वाली या वो सारी चीज़ें जो है, उन सब चीज़ों को ये एलिमिनेट कर देता है बिना किसी दिक्कत के। यूज टू अवॉइड कस्टम डेवलपमेंट साइकिल टू गेट एप्लीकेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्विकली। और ये जो अवॉइड करता है कस्टम डेवलपमेंट साइकिल को ना थोड़ा सा अवॉइड करता है, जिसकी मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको क्विकली एक्सेस मिल पाए, ठीक है। टिपिकली है वेरी एक्यूरेट सिक्योरिटी एंड ऑडिट्स। ओके, जो इसके टिपिकली जो बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑडिट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात देखें। एडवांटेजेस है ये वेंडर्स के लिए, ये कंज्यूमर के लिए नहीं है जी, ये वेंडर्स के लिए है। क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलेंगे अगर आप वेंडर हो तो? सबसे पहला, वेंडर्स एंड एंड यूजर्स गेट बेनिफिट। इसके अंदर वेंडर और एंड यूजर दोनों को ही बेनिफिट मिलता है एक तरीके से। वेंडर को उसके पैसे मिल जाते हैं और एंड यूजर को उसका काम मिल जाता है, प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। वेंडर गेट कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम। वेंडर को लगातार पैसा मिलता रहता है। वेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा ऑनलाइन आएंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलता रहेगा। यूज इन्वेस्टमेंट है फिजिकल स्पेस के लिए, हार्डवेयर के लिए, टेक्नोलॉजी स्टाफ के लिए, प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, वो सारी बच जाती है। दूसरी बात है, मोर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू कैपेसिटी। जो ज़्यादातर यूज़ है ना वो कैपेसिटी के ऊपर किया जाता है, और जितना ज़्यादा कैपेसिटी यूज़ की जाएगी उतना ज़्यादा वो मार्जिन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, एक कमरे में एलईडी जल रही है 9 वाट की, तो वो तो जल ही रही है ना। अब आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो कितना यूज़ नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर्स, 9 वोट तो जा रहा ही जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है, सर्वर तो पूरा रन हो रहा है। लिमिटेशंस देख लेते हैं जी। सबसे पहला है टेक्निकल ऑब्स्टिकल क्या आते हैं। सबसे पहले इंक्लूड करता है एन इफेक्टिव मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। जो इसके अंदर एक मल्टीपल जैसा आर्किटेक्चर होता है ना, वो इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है। दिस हैज़ बिकम लेस एंड लेस प्रॉब्लम ड्यू टू वर्चुअलाइजेशन। और वर्चुअलाइजेशन ने इस चीज़ को भी रिजॉल्व कर दिया। लेकिन जो डिज़ाइनिंग है ना एप्लीकेशन की, वो एफिशिएंटली डिलीवर करती है थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर को
इंटरनेट के ऊपर। मतलब कि पहले इसकी एक ऑब्स्टिकल थी कि ये मल्टीपल लोगों को ना एक साथ वो नहीं कर सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता। मतलब एक साथ एक कंप्यूटर है और वो कई सारे वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से कई सारे यूज़र्स को यूज़ नहीं करने दे सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन अब हम इस चीज़ को वो अचीव कर पाए हैं। ठीक है, डोमिनेटेड बाय इंजीनियरिंग इनोवेशन, ये डोमिनेट की गई है इंजीनियरिंग इनोवेशन के द्वारा, और लाइसेंस सेल्स माइंडसेट, और जो लाइसेंस सेल्स माइंडसेट है उनकी मदद से। बिजनेस मॉडल इज़ बिल्ट ऑन सेलिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, जो बिजनेस मॉडल था ना पहले कि सेलिंग करते थे लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर की, वो अब ईजी नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में बदल दिया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एडोब फोटोशॉप ही है, या फिर जो हमारे सब्सक्रिप्शंस कुछ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें नेटफ्लिक्स लेते हैं और उसके अंदर हमें कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है किसी सॉफ्टवेयर का, और वो लाइसेंस क्या होते हैं, वो कॉपी हो जाते हैं, राइट। तो ये इजी नहीं है कि एकदम से आप लाइसेंसिंग बंद करके ना, और जो पुराने सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं लाइसेंस पे उनको भी फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वैसे ही ये जो बिजनेस मॉडल है लाइसेंस सॉफ्टवेयर वाला, अगर आप सेल करते हो लाइसेंस सॉफ्टवेयर तो आपको ये इजीली ट्रांसफॉर्म करना नहीं, मतलब इजीली आपको प्रोविजन नहीं मिलेगा कि आप इजीली जंप कर जाओ सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर। आपको पहले लाइसेंस वाले को बंद करना पड़ेगा, फिर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आओगे। ओनली सब एप्लीकेशंस आर आइडियल फॉर सैस, और कुछ ही एप्लीकेशंस होती हैं जो सैस के लिए क्या होती हैं, अलाउड होती हैं, आइडियल होती हैं, यूज़ कर सकते हो आप। क्लाउड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चैलेंजेस, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस आर्किटेक्चरल के अंदर। सबसे पहला है सर्विस अवेलेबिलिटी एंड डेटा लॉक इन प्रॉब्लम। सर्विस की जो अवेलेबिलिटी है उसकी एक दिक्कत आती है। दूसरा जो डेटा है अगर वो लॉक ना हो जाए इसकी दिक्कत आती है। डेटा प्राइवेसी, कहीं डेटा लीक ना हो जाए, सिक्योर रहे, इस चीज़ की चिंता रहती है। अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस एंड बॉटलनेक्स, जो अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि एकदम से परफॉर्मेंस एकदम से आ रही है और एकदम से घट गई, एकदम से बंद हो गई, तो सर्वर डाउन हो गया, और सर्वर जैसी डाउन हो गई तो सर्विस डाउन हो गई, और सर्विस डाउन हो गई तो यूज़र परेशान हो गया और वेंडर भी परेशान हो गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड वाइड स्प्रेड सॉफ्टवेयर बग्स, जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होती है मतलब अलग अलग लोगों में बटी हुई होती है, उसकी वजह से कोई भी ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर बग आ गया या फिर सॉफ्टवेयर बग की वजह से कोई स्टोरेज में दिक्कत आ गई। जो क्लाउड की स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके अंदर भी एक दिक्कत आ सकती है, या फिर एक चैलेंज है कि स्केलेबिलिटी कैसे करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे आएगी। सॉफ्टवेयर की लाइसेंस करना या फिर रेपुटेशन शेयरिंग करना, ये भी बहुत डिफिकल्टी बात है। जैसे कि अब मान के चलते हैं कि आपको एक फाइल शेयर करनी है एंड यू हैव टू अपलोड इट ऑन अ ड्राइव, मतलब कि एक आपको क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करना है, तो आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दो की बात करूँगा। सबसे पहले एक आता है गूगल ड्राइव और दूसरा आता है आपका मेगा.nz। तो अब क्या है कि रेपुटेशन किसकी ज़्यादा है, अगर आपको एक चीज़ अपलोड करनी होगी ना तो यू विल गो फॉर ड्राइव फर्स्ट, ना कि मेगा पे जाओगे आप, क्योंकि मेगा की जो अभी रेपुटेशन है वो इतनी हाई नहीं है जितनी की ड्राइव की है। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज रेपुटेशन का भी आता है, ट्रस्ट का आता है मेनली। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी सर्विसेज भी ख़त्म होती हैं और इसके बाद हम जंप करते हैं जी अपना क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्या क्या आता है जी, देख लेते हैं फटाफट से। डिजाइंड एज स्टोरेज ऑफ डेटा ऑनलाइन इन क्लाउड वेयर इन अ कंपनीज डेटा इज स्टोर्ड इन एंड एक्सेसिबल फ्रॉम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कनेक्टेड रिसोर्सेज दैट कॉम्प्राइज अ क्लाउड। तो जो मतलब कि जो डेटा होता है ना वो ऑनलाइन आप क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हो, और जो एक कंपनी होती है वो जो डेटा स्टोर करती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो कई सारे क्लाउड को मिलाकर भी कर सकती है। ठीक है, या फिर वो सारी चीज़ें मिलाकर के भी एक क्लाउड बना सकती है, क्योंकि एक क्लाउड होता क्या है जिसको बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए एक सर्वर है, एक कंपनी का एक सर्वर है और उसके अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ उसको एक साथ एक ही टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए वो क्लाउड ही कहा जाएगा, वो सर्वर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी की कि आप आराम से उसको यूज़ कर पाओ। रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, और रैपिड डिप्लॉयमेंट होती है, तुरंत जो आपका काम है वो हो जाता है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर डेटा बैकअप, जो डेटा बैकअप होता है उसके लिए एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन होती है। आर्काइवल एंड डिजास्टर रिकवरी, जो आर्काइवल होता है वो भी होता है, एज वेल एज डिजास्टर रिकवरी जो होते हैं उसके भी पर्पसेस होते हैं। एंड लोअर ओवरऑल स्टोरेज कॉस्ट, जो स्टोरेज कॉस्ट होती है उसकी भी कम होती है। ड्यू टू विच पर्पस परचेज मैनेज एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसिव हार्डवेयर,
क्योंकि जो भी आपके परचेज होते हैं, मैनेजमेंट होती है और जो मेंटेनेंस होती है ना, जो कि हार्डवेयर के लिए एक्सपेंसिव होती है, वो सारी कट ऑफ हो जाती है, तो आपको बहुत ईजिली पड़ती हैं सारी चीज़ें। डजेंट हैव पोटेंशियल ऑफ सिक्योरिटी एंड कंपाइलेंस कंसर्न्स, और इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं होता कि सिक्योरिटी का या फिर कंपाइलेंस कंसर्न्स का। अब इसके अंदर टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आता है पर्सनल क्लाउड स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता है, इसे हम मोबाइल क्लाउड स्टोरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसेट होता है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज का। और ये जो होता है ना, प्रोवाइड डेटा सिंकिंग, ये प्रोवाइड करता है डेटा सिंकिंग को, शेयरिंग कैपेबिलिटीज़ को। इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी शेयरिंग एबल होती है, और अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, कई सारे डिवाइसेस के बीच में आप शेयर कर सकते हो ईजिली। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल का आई क्लाउड, ठीक है। दूसरा आता है जी, अब हमने पब्लिक क्लाउड स्टोरेज देखा ऊपर, लेकिन होता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो होता है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता है, एंटरप्राइज एंड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडर आर सेपरेट एंड देयर आरंट एनी क्लाउड रिसोर्सेज स्टोर्ड इन एंटरप्राइज डेटा सेंटर। इसके अंदर क्या होता है, जो भी डेटा स्टोर्ड होता है ना, वो सारा का सारा सेपरेट होता है, और कोई भी क्लाउड रिसोर्सेज ऐसे नहीं होती कि एंटरप्राइज के डेटा सेंटर के अंदर डायरेक्टली डाल दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर थोड़े थोड़े क्या होते हैं, डिविजन्स बने हुए होते हैं, या फिर मैं कहूँ ईजिली आप जो यूज़र है वही अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा ईजिली। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर फुली मैनेजेस द एंटरप्राइज पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, और जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर होता है वही पूरी तरीके से एंटरप्राइज का जो पब्लिक क्लाउड स्टोरेज डेटा होता है उसको मैनेज करता है। मतलब कि जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने, अगर आपका प्रोवाइडर है तो वही आपका डेटा मैनेज करेगा, ऐसा नहीं है कि आप मैनेज करोगे, वही मैनेज करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी सॉर्टेड सी बात ये है। और अगर पब्लिक एज्योर पे आपने पब्लिक क्लाउड लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो आपकी ही क्रेडेंशियल से आप एक्सेस कर पाओगे, किसी और के क्रेडेंशियल से एक्सेस नहीं होगा इजीली, ठीक है। चलिए, प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट है, तो प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि किसी कोई यूज़ कर पाएगा, इसके अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं अब क्या है। एंटरप्राइज एंड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर आर इंटीग्रेटेड एंड एंटरप्राइज डेटा सेंटर, जो भी इंटरप्राइज का और जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं एंटरप्राइज डेटा सेंटर को। अब एंटरप्राइज डेटा सेंटर मतलब कि दो चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पे। सबसे पहला एंटरप्राइज हो गया, एंटरप्राइज मतलब कोई भी कंपनी होगी। दूसरा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ हुई, उन दोनों को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो एंटरप्राइज डेटा सेंटर बन जाता है, ठीक है, सॉर्टेड। चलिए, स्टोरेज प्रोवाइडर हैज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टोरेज प्रोवाइडर होता है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एंटरप्राइज होती है उसके पास डेटा होता है। हेल्प्स टू रिजॉल्व पोटेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस कॉन्सर्न्स, और अगर ये जो प्राइवेट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो पोटेंशियल होते हैं ना सिक्योरिटी के, उनको ये रिमूव कर देता है। अब देख लेते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं, जो पब्लिक वाला होता है ना, इसके अंदर आपका कोई भी वो नहीं होता, प्राइवेसी नहीं होती, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं होता, प्राइवेट नहीं होता, ठीक है। ये सारा का सारा अगड़म झगड़म उठाई और एक जगह डाल दी, बस इसको ये पता होता है कि इस आईडी से ये डेटा इसको दिखाना है तो ये डेटा दिखा देगा, बाकी और कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। प्राइवेट के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी अगड़म झगड़म है वो आपकी अलग अलग पार्टीशंस के अंदर डाल दी, वो एक दूसरे वो एक साथ नहीं होती, वो अलग अलग होती है, अलग अलग पार्टीशंस में होती है, ठीक है। फिर आती है हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, इन दोनों को अगर आप कॉम्बिनेशन कर दो तो ये आपका हाइब्रिड बन जाएगा। इसके अंदर भी वही चीज़ होती है। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्लाउड स्टोरेज की क्या होती हैं। तो सबसे पहले यूजेबिलिटी, जो इजीली टू यूज़ होता है। बैंडविड्थ जो होती है इसकी बहुत अच्छी होती है, बैंडविड्थ अगर आपके नेटवर्क बढ़िया आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया चलेगी। एक्सेसिबिलिटी, इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी इसकी अच्छी है, मतलब अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपका जो डेटा है वो आपको मिल सकता है। प्राइस सेविंग, जो आपके पैसे हैं वो बच जाते हैं, आपको मेमोरी कार्ड वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन खरीद ली स्टोरेज तो बस उसमें आप करते रहो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी कैसे कि अगर आपको यूज़ करना नहीं आता या फिर आपने हाइब्रिड ले लिया तो उसमें यूजेबिलिटी की दिक्कत आएगी, आपको यूज़ करने में दिक्कत आएगी। बैंडविड्थ, अगर आपके नेटवर्क ख़राब हो गए, अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहे तो आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्सेस सेम, अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स को भूल गए, ठीक है, या फिर आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं है आपके पास, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने डेटा को। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी क्योंकि जब आप अपने फ़ोन से उसको एक्सेस कर रहे हो या कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो तो बीच में हो सकता है कि मिडल अटैक हो जाए और वो डेटा जो है वो चोरी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। चार्जिंग मॉडल्स देख लेते हैं। तो इसके अंदर दो चार्जिंग मॉडल है, सिंपल से हैं। सबसे पहला यूटिलिटी मॉडल है, यूटिलिटी, और दूसरा है सब्सक्रिप्शन।
यूटिलिटी के अंदर कुछ भी नहीं होता जी, पे पर यूज़ मॉडल यूज़ होता है और कुछ नहीं होता। जैसे कि आपकी बिजली का बिल आता है ना, जितना आप यूज़ करते हो उतना पे कर दो, वैसे ही इसका होता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेके चलें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम बाउंडेशन होती है। जैसे कि आपने 3 दिन का ले लिया, 1 महीने का ले लिया, 1 हफ्ते का ले लिया कि आप इतना ही यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। हम सब्सक्रिप्शन लेते ही रहते हैं, यूट्यूब प्रीमियम का हो गया या फिर नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेजोन प्राइम हो गया, ये सारी हो गई। तो ये सारी क्या होती है, ये टाइम के हिसाब से बेस्ड होती हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है जी डेटा करप्शन। जो डेटा है ना, उसको करप्ट होने का डर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने एक भी उल्टी सीधी फाइल डाली और वो पब्लिक में डाल दी ना, तो हो सकता है कि जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसी एक करप्ट फाइल सारी फाइल्स को करप्ट कर दे, ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो डेटा करप्शन का डर सबसे ज़्यादा होता है। लॉजिकल सिक्योरिटी क्या होता है कि मतलब कि जैसे आपने सिक्योरिटी वगैरह 2FA वगैरह सबके लोग लगा दिया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर कोई भी बग रह सकता है, और बग की वजह से क्या होगा कि एक सिक्योरिटी कंसर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। डेटा फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो जो डेटा है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर डेटा को किस तरीके से शो कर रहे हो आप, किस तरीके से शो नहीं कर रहे हो, वो भी एक इशू बन जाता है। सॉफ्टवेयर वनरेबिलिटी एंड ब्रीचेस, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई भी वनरेबिलिटी तो नहीं है या फिर ब्रीचेस तो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ना साइबर अटैक्स ऐसे हो चुके हैं कि हल्की सी एक वनरेबिलिटी या फिर बग आता है एंड आपका पूरा सिस्टम क्रैश, या फिर आपके सिस्टम के अंदर हैकर्स आ जाते हैं एंड वो डेटा को स्टोल कर लेते हैं। एंड सीरियसली बताऊं, आज के टाइम का जो सोना है ना वो आपका डेटा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप एडवर्टीजमेंट जो देखते हो, आजकल बिजनेस है आपका डेटा। अगर आपका डेटा आपके साथ सिक्योर है देन मीन आप सेफ हो। अगर आपका डेटा कहीं भी लीक्ड है तो मतलब कि आप अनसेफ हो, क्योंकि आपको ट्रैक कर रहा है गूगल एंड हर सेकंड ट्रैक कर रहा है। आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख रहा है फॉर श्योर। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट नंबर 3। प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज़ मुझे नेक्स्ट वीडियो का बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, फिर उसी टॉपिक पे रेडी करने वाला हूँ मैं। और प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको कोई सजेशन देना हो। और जो भी डाउनलोड लिंक्स हैं वो मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्वांटम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया है। और कोई सा लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।